नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे पंचायत में बीजेपी का बड़ा मुस्लिम दांव। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव यानी 2027 से पहले सपा के पीडीए की काट का बड़ा दांव निकाला है। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में सभी दल जोर आजमाइश करेंगे। बीजेपी ने पंचायत चुनाव में ही सपा के सबसे बड़े वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले पंचायत चुनाव अब बन गए हैं असली रणभूमि, जहां बीजेपी ने खोला है यहां पे खेला है माइनॉरिटी कार्ड। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा 2000 से 3000 ग्राम प्रधान पदों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को समर्थन देने जा रहा है। साथ ही 120 जिला पंचायत सदस्यों के पदों पर भी मुस्लिम चेहरों को उतारने की तैयारी है। योजना बिल्कुल साफ है, बीजेपी खुद चुनाव मैदान में नहीं लेकिन मुस्लिम प्रत्याशियों को बाहर से समर्थन देगी, क्योंकि बीजेपी पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ती ही नहीं है। यानी मैदान में उतरेंगे मुस्लिम प्रत्याशी, सिंबल वाला चुनाव होता नहीं है और छाया में होगी बीजेपी। दरअसल कई ग्राम पंचायतें और जिला पंचायत सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं और बीजेपी को पता है कि यहां बिना मुस्लिम वोट बैंक के चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। अब इसे बीजेपी की नई रणनीति कह लीजिए या मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश, लेकिन विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी इस पर हमलावर है। सपा ने कहा 2014 हो, 2019 हो, 2024 का लोकसभा चुनाव या फिर 2017 और 2022 की विधानसभा चुनाव ले लीजिए, बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। फिर अब ये पंचायत प्रेम क्यों? ये समर्थन असली है या सिर्फ दिखावा? सपा साफ कह रही है कि मुस्लिम समाज बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाला है, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी पंचायत से विधानसभा तक की मुस्लिम वोटों की सीढ़ी चढ़ पाएगी या फिर ये प्लान बिना सिंबल बिना विश्वास का असफल प्रयोग साबित हो पाएगा? सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी वाकई अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलना चाहती है या फिर ये सिर्फ सपा के पीडीए मॉडल की रणनीति को काटने की एक चुनावी रणनीति होगी? क्या मुस्लिम समाज इस समर्थन को मानेगा या इतिहास की हकीकत को दोहराएगा? तो बीजेपी का दाव चुनावी नाव, आज इसी पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं सपा बीजेपी की, वो सुन लीजिए। देखिए 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 800 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर गए, लेकिन उसमें से एक भी मुस्लिम नहीं। और तो और 2017 और 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जिसमें एक भी एमएलए मुस्लिम नहीं है। तो अब किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी पंचायत के चुनाव में जिला पंचायत सदस्य और प्रधानों को समर्थन देने का वादा कर रही है, बात कर रही है? ये सब शिगुफा है और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। हमारा लक्ष्य है कि लगभग 3000 के आसपास प्रधान जीत करके आए और हर गांव के अंदर एक पक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो और भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक समाज के अंदर, यानी मुसलमानों के अंदर एक मजबूत लीडरशिप खड़ी हो, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर हमारी पैठ अल्पसंख्यक समाज के बीच मजबूत तरीके से पहुंच सके और जिन बूथों पर हमारे कार्यकर्ता नहीं है या कमजोर स्थिति में है, ऐसे सेक्टरों पर, ऐसे गांव के अंदर हम मजबूत स्थिति में खड़े हों और जब वोटिंग पैटर्न हो तो उसमें हमारी हिस्सेदारी हो, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज को 18% आबादी को 40% तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है और इस लाभ के जरिए, इन लाभार्थियों के जरिए हम घर घर पहुंचे, हर गांव पहुंचे, हर बूथ पहुंचे। इससे भारतीय जनता पार्टी का जो अल्पसंख्यक समाज के अंदर जिनको सपा, बसपा, कांग्रेस के द्वारा लटकाया गया, भटकाया गया, बहकाया गया, उन सबको हम अपने साथ ला करके पार्टी को मजबूत करेंगे। तो बीजेपी की न्यू पंचायत पॉलिटिक्स के पीछे आखिर रणनीति क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। अमरदीप त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरदीप जी स्वागत। रविंद्र प्रताप सिंह जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत सर। नीरज मेहरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम करती हूँ। सबसे पहले मैं अमरदीप जी आपसे शुरुआत करूंगी। 2024, 2019, 2014 और उसके बाद 2022 ऐसे कई जो चुनाव हुए जिसमें मुस्लिम उम्मीदवारों को आपने बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं दिया, टिकट्स नहीं दिए, और अब समाजवादी पार्टी आपसे पूछ रही है, मंत्री नहीं, सांसद नहीं, फिर अब पंचायत में ये मुस्लिम प्रेम क्यों जागा है? क्या पीडीए की काट के तौर पर आप इसे लेकर जा रहे हैं, वाकई मुसलमानों की चिंता है? देखिए पारुल जी, सिर्फ मुस्लिमों के लिए प्रेम आज नहीं जगा है। जब से हमारी 2014 में केंद्र में सरकार बनी है
और जो 2017 में उत्तर प्रदेश में बनी है, तो हम लोग जो है सर्व समाज को लेकर चलने का कार्य कर रहे हैं। जिस दिन केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो पहला हमारा नारा था सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद सबका विश्वास सबका प्रयास। सबको जोड़ा तो सभी धर्म के लोगों को जोड़ा और सभी जातियों को जोड़ने का कार्य किया। जो पिछड़ी जातियां थो उनको मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया। आज देश के अंदर 18% अगर जो है मुस्लिम समाज के लोग हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो आज 18% मुस्लिम जो है 40% जो सरकार की कल्याणकारी नीतियां हैं उसका लाभ उठाती है। तो ये मुस्लिम समाज समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मुसलमानों को फायदा देने का कार्य कर रही है। और वहीं पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रहा करती थी, मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर उतर के मुसलमानों को अपना जो है सियासत में साझीदार बनाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जब उतरेंगे ग्राम प्रधानों को 3000 अगर ग्राम प्रधान जो है चुनकर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश के विकास के लिए कार्य करेंगे, तो हम लोगों की जो मंशा है, जो नीति है और नियत है, वो बड़ी स्पष्ट है कि हमको ग्राउंड लेवल पर उतर के ठीक है। जो है मुसलमानों के कल्याण और उत्थान की बात करनी है, ना कि समाजवादी पार्टी की तरह सिर्फ आजम खान के परिवार को जो है सत्ता में लाकर एक मुस्लिम मुसलमान को बैठाकर और सारे मुसलमानों को ठगने का कार्य जो समाजवादी पार्टी करती थी, जो है उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नियत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो सबको साथ लेके चलने का है और सबके विकास के लिए कार्य करने का है। तो ये बाकी चुनाव में आपकी रणनीति नहीं दिखाई देती ना, या आपकी नीति या आपकी सोच, या पंचायत चुनाव में वो भी आप सिंबल नहीं दे रहे हैं, आप समर्थन दे रहे हैं, बाहरी समर्थन। देखिए पारुल जी, जो है प्रधान लेवल पर जो होता है चुनाव होता है उसमें सिंबल नहीं होता है, उसमें समर्थन ही करती है पार्टियां। और आप देखेंगे जब 18% और जो किसी है चुनाव में क्यों नहीं, सवाल तो ये है ना, बाकी समय आपको ये सब क्यों नहीं सूझता है, ये अभी क्यों आपका इतना दिल बड़ा हो गया है? देखिए किसी एक या दो आदमी को सिर्फ टिकट देके विधानसभा का लोकसभा का जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग करते हैं, आजम खान को अगर टिकट देके उनके बेटे को मंत्री बनाने से अगर उत्तर प्रदेश के सभी मुसलमानों का कल्याण हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी ये काम पहले कर चुकी होती। लेकिन आजम खान और उनके बेटे को मंत्री विधायक बनाने से नहीं तो आजम एक या खान दो को, लोगों से ठीक है आजम खान को मत दीजिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरी मुस्लिम कौम में आपको यूपी में कोई दिखाई नहीं देता? नहीं, देखिए निश्चित रूप से मिनिस्टर बहुत से लेकर बहुत सांसदों की बात हो, यूपी में आपको कोई चेहरा नहीं दिखाई देता? बहुत बड़ी आबादी जो मुसलमानों की है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत सारे लोग अल्पसंख्यक जो हमारा मोर्चा है उसमें मुस्लिम समाज के ही लोग आते हैं। उनको जोड़ने का कार्य किया गया है, उनको अलग अलग जिम्मेदारी देने का कार्य किया गया है और इस बार ग्राउंड ठीक है, लेवल लॉर्ड पर सिंह, उतर के समझ उनको गए। मुख्यधारा से भी जोड़ा जाएगा। ठीक है। रविंद्र जी, बार बार ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुस्लिम विरोधी है, लेकिन जब आंकड़ों की बात आती है तो बहुत ज्यादा आप लोगों ने भी अब जरूर ये कहा जा रहा है, वो भी कांग्रेस की तरफ से, कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन 2022 के भी चुनाव देख लिए तो 403, लेकिन उसमें से 21 मुस्लिम उम्मीदवारों को आपने मैदान में उतारा। सवाल ये भी पूछा जा रहा है, मुस्लिमों के हितैषी बनने की कोशिश आपकी हो रही है, क्या आपसे भी छिटकने लगे हैं मुस्लिम? आप 2012 में देखिए 70% मुस्लिमों का समर्थन आपके पास था, 2022 में बट गया, AIMIM आ गए, बसपा आ गए, कांग्रेस की तरफ से भी अच्छी कोशिशें की गई। तब दोबारा आपको लगता है कि अब ये नई स्ट्रैटेजी बीजेपी की, इसके सामने मुस्लिम वोट बैंक को आप अपने खाते में ला पाएंगे? ये तो जर्नलिस्ट लोग ऐसा करते हैं, कभी कभी MY फैक्टर भारतीय जनता पार्टी भी करती है। हमारे लोकतंत्र में हर व्यक्ति जनता है, हर व्यक्ति का वोट हम लोग लेते हैं। समाजवादी पार्टी को हर व्यक्ति का, हर जाति का, हर धर्म का वोट मिलता रहा है। अब अगर आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है मुस्लिम लोगों को अपने साथ ले आने के लिए, एक घटना मैं आपको बताता हूं। भारतीय संसद की सांसद रमेश भिदोड़ी एक मुस्लिम सांसद के लिए क्या कहता है, मुल्ला आतंकवादी, ये उग्रवादी, मुल्ला दलाल भड़वा, और जब बाहर निकले तो इस मुल्ले को मैं देख लूंगा। एज इट इज मत पढ़िए, बहुत कुछ होता है। और इसी व्यक्ति को तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के टोंक निर्वाचन क्षेत्र का प्रभारी बना देती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बना देती है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अचानक नहीं आया है। 1924 में ये दंगा करते हैं मुसलमानों के खिलाफ,
बांद्रा में 25 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन कर लेते हैं और एक किताब लिखी जाती है इनके सेकंड आरएसएस के जो सेकंड हेड थे उनके द्वारा, गुरु गोलवलकर के द्वारा, जिसमें साफ लिखते हैं मुस्लिम हमारे शत्रु हैं। उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। अब जितनी इन्होंने बातें कही है वो ये जाने कितने मुसलमानों, 2 एक्टिव मुसलमान थे, शाहनवाज खान और एक मुख्तार अब्बास नकवी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनको लगातार आगे बढ़ाते रहे या ढोते रहे, दोनों शब्द कह लीजिए, लेकिन उनको भी किनारे कर दिया इन लोगों ने। तो मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए तो ये खतरनाक ही है, उतने ही खतरनाक हिंदुओं के लिए भी। हिंदुओं के जितने मान बिंदु थे सबको गाली गलौज किया इन लोगों ने, हिंदुओं के मंदिरों को हड़प लिया इन्होंने, सबसे ज्यादा मंदिर गिरा दिए हैं। तो इनका चरित्र ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमान विरोधी है, हिंदू विरोधी भी है। ये अपना एक अलग धर्म बनाकर भारत पर कब्जा करना चाहिए। जी धन्यवाद। रविंद्र जी, अभी आजम साहब की बात हो रही थी, उनकी वाइफ का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों की यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उन्हें सहयोग नहीं मिला और अब साथ उन्हें ये उम्मीद है कि अल्लाह का साथ मिलेगा। इवन आप लोगों ने तो अपनी पार्टी के नेता तक को अभी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो सालों साल आपकी पार्टी को मुस्लिम वोटों से नवाजते रहे, सीटें दिलाते रहे। तो ये भी तो एक फैक्ट है ना कि आप अपने नेताओं के साथ नहीं खड़े हुए। ये निश्चित बात है, हम अपने नेता के साथ कानूनी के रूप से हर जगह खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र किया है, जब किसी को न्याय नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से वो ईश्वर में आस्था व्यक्त करता है और इसकी पूरी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। सत्ता में आते ही हम ये बताएं, कीजिए, उनकी वाइफ ने ये भी बोला कि समाजवादी पार्टी से कोई साथ नहीं मिल रहा उनको। मैंने कहा जब कोई किसी को कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा तो उसका सबसे विश्वास हटता है, कभी कभी तो ईश्वर से भी विश्वास हट जाता है। भारतीय जनता पार्टी जब ऐसा काम करती है वो अपने लोगों के साथ भी करती है। जो इनके संस्थापक थे, जो इनके संस्थापक सदस्य थे प्रोफेसर माधव, उनके साथ भी ऐसा किया। तोल ले जनता आप लोगों को। जी माहिर है सर। नीरज सर, अगर आंकड़ों पर गौर कीजिए तो अलग अलग साल में हमने देखा कि बहुत ज्यादा, अगर समाजवादी पार्टी का भी हम जिक्र करें तो जैसे मैंने कहा कि 403 सीटों में से 2012 के चुनाव में बहुत ज्यादा, 2022 के चुनाव में 21 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट, और अभी हाल ही में जब हम आए तो हमने देखा कि हिस्सेदारी वाली बात हो रही थी, संगठन में भी कुछ इन्होंने चेंजेस करने की कोशिश की, लेकिन अब एम पर से इनका जो फोकस था वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। आजम खान का भी मैंने जिक्र किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब इस एम पर फोकस कर रही है और ये एम बटा हुआ दिखा हमें 2022 के भी चुनाव में। AIMIM, BSP, कांग्रेस और बाकी छोटे दल जो निर्दलीय भी उतरे उन पर बटा ये एम फैक्टर वाला वोट बैंक। ये दोबारा से जो कोशिशें हो रही हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी इन कोशिशों को कर रही है तो पंचायत के रास्ते के विधानसभा के लिए अपनी सीढ़ी बना रही है, और अगर ये सीढ़ी बन जाती है तो समाजवादी पार्टी के पास क्या इसका रास्ता रहेगा? आपका विश्लेषण सर इस पर। पारुल जी, मुझे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने बात कही है, निश्चित रूप से ये लोग 2027 के चुनाव का ट्रायल है। दूसरी बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने एक स्लोगन दिया था, आपको याद होगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जी। भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो राशन वितरण हो, चाहे वो गैस कनेक्शन बांटना हो या आवास देना हो, घर घर जल हो, सारी योजनाओं का लाभ मुझे लगता है कि सारी जातियों को मिल रहा है। अकेले अल्पसंख्यक की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी जातियों को बराबर मिल रहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे जहाँ देख लीजिए, सब उसका फायदा उठा रहे हैं, सबको फायदा दे रही सरकार, भेदभाव कतई नहीं कर रही है। और मुझे लगता है कि इस तरह की बात अगर भारतीय जनता पार्टी ने कही है, निश्चित रूप से वो जमीन से लेकर ऊपर तक, अभी जमीन पे खड़ा करेगी, फिर उसको ऊपर तक ले जाएगी। अगर हम पेड़ लगाते हैं तो छोटा पेड़ लगाया जाता है, बड़ा पेड़ नहीं लगाया जाता, उसको लगा के वो बड़ा पेड़ करके ऊपर तक लाएगी। रही बात, अभी एक बीच में चर्चा में आई थी कि मंत्री नहीं है, तो दानिश अली अभी मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में, सबको पता है। दूसरी बड़ी बात, मुझे लगता है कि जनता के मुद्दे नहीं हैं, तमाम जनता के मुद्दों पे काम नहीं करना चाह रही समाजवादी पार्टी, के पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी चीज पे जा नहीं पा रही है समाजवादी पार्टी। एक अपराधी जिसके खिलाफ फर्जी राशन कार्ड, दो आधार कार्ड रखने का आरोप लगता है, मुकदमा लिखा जाता है, उसको पार्टी कार्यालय में बुला के सम्मानित करती है। तमाम इसके राजनीतिक फायदे या नुकसान पे कोई विचारधारा नहीं होती, क्योंकि केवल यह विचारधारा थी कि वो यादव था, इस वजह से इस तरह की बात की गई। और तमाम वहाँ उस गांव के ब्राह्मण, तमाम अन्य बिरादरी के लोग, वहाँ उस गांव में पारुल जी कोई यादव नहीं है जिस गांव का ये मामला बकेबर का इटावा का रहा। तमाम ऐसी घटनाएं जो लगातार जो हो रही हैं, लगातार की जा रही हैं, उससे निश्चित रूप से
समाजवादी पार्टी बौखला गई और तमाम उल्टे सीधे इस तरह के आरोप कि इससे पहले मुसलमानों को याद नहीं किया तो सरकार की सारी योजनाएं कैसे उन तक पहुंच रही हैं। कौन से मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी ने या भारत सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया कि तुमको इस फायदा नहीं मिलेगा सुविधा का। मुझे लगता है कि तमाम चीजें हैं जिनको देखना चाहिए। और जो मैंने पहले कहा, मुद्दा है नहीं, जनता आपके साथ है नहीं, जो थी वो भी बिगड़ी जा रही है। तमाम चीजें जो आप जातिवाद को लेके आ रहे हैं, जातिवाद का लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जातिवाद में जो बढ़ावा मिलना शुरू हुआ पारुल जी, वो मायावती के समय हुआ। मायावती और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के दौर में एक जाति विशेष के लोगों को विशेष फायदा मिलता रहा। निश्चित रूप जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही, आजम खान, और आपने भी कहा, आजम खान की पत्नी ने कितने दुखी मन से कहा, तमाम ऐसी चीजें हैं जो रामपुर में देखी गई। आप ये देखिए, अगर मुस्लिम साथ नहीं होता भारतीय जनता पार्टी के, कटहरी कैसे जीतते? जहां 65% मुस्लिम है, क्या आप मानते हैं कि वो भी सब भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी तरीके से? मैंने व्यक्तिगत रूप से भी पता किया, लोगों से बात करी, वहां 15, 18, 27, 28 हजार वोट एक तरफा गया है भारतीय जनता पार्टी को। तो तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को मंथन करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से प्रदेश चलाने की स्थिति में नहीं होगी समाजवादी पार्टी। लेकिन मंथन तो करना ही होगा। और ये जो ए फैक्टर की मैं बात कर रही थी रविंद्र जी, ए फैक्टर को लेकर पीडीए वाले ए फैक्टर, जिसको ए को शुरुआती दौर से अल्पसंख्यक कहा जा रहा, बाद में बदलते बदलते अगड़े वगड़े सब आ गया। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि क्या ये आपकी जो पॉलिटिक्स जो एजेंडा है जो शिफ्ट हुआ है पीडीए की तरफ, उसकी वजह से भी मुस्लिम वोट बैंक आपसे छिटका है? और दूसरी तरफ जो अभी सिनेरियो डेवलप हुए कि कई आपके बड़े नेताओं का, जिन्हें माफिया भी कहा गया, कई सारे ऐसे लोग, हालांकि मैं डायरेक्टली इसको नहीं कहूंगी, ये कहा गया, उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिलना या फिर जेल तक जाना, इस जगह पर आपका प्रॉपर डायरेक्टली आके स्टैंड ना लेना, ये भी मुस्लिमों में कहीं ना कहीं एक संदेश पैदा कर गया कि आप डायरेक्टली उनके साथ नहीं खड़े पाए जा रहे हैं। आपने अपना एम बाय फैक्टर भी पीडीए में बदल दिया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, आपको कहना भी नहीं चाहिए था जी। कि गुनाहों की सजा मिली। गुनाहों की सजा अदालत देती है संवैधानिक व्यवस्था में। गोली से और जहर खिला के नहीं दिया जाता है। तो पूरी कम्युनिटी जानती है कि गोली से दिया गया है, जहर खिला के दिया गया है। अगर गुनाहों की सजा ही देनी थी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दें। 4 दंगों के मुकदमे हैं, डिप्टी सीएम केसों को गुनाहों की सजा दे दें। आप लोग डायरेक्ट भी खड़े हुए पाए नहीं गए। 9 मुकदमे वापस ले, सुन लीजिए ना, 20,000 दंगाइयों के मुकदमे वापस ले लिए, उनको भी गुनाहों की सजा दे दें। अब आप पूछिए क्या पूछना चाह रही है। इसीलिए बटा वोट बैंक आपका, क्योंकि आप डायरेक्ट खड़े हुए नहीं दिखाई दे रहे, आपकी स्ट्रैटेजी भी शिफ्ट हो गई पीडीए की तरफ। पीडीए में तो हमारा संपूर्ण 90% समाज है। आज से नहीं, हमारा जब 1962 से हम लोग लड़ रहे हैं तब से हमारा पीडीए ही रहा है। इसको हमने डिफाइन किया, ये अलग विषय हो सकता है। अब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा तो नहीं है अभी। इस बार कितना टिकट देने वाले हैं 403 में से? अभी एक चिंतक महोदय हैं, बड़ा मुझे लगता है कि वो बागेश्वर बाबा की तरह बहुत आगे की बात को भांप लेते हैं। तो बता रहे थे कि समाजवादी फेल है और उसके पास कोई योजनाएं नहीं है, तो बिना योजना के पार्टी चल रही है। चिंतक महोदय ऐसा बता रहे हैं। कहते हैं कि अपराधियों को सम्मानित करती है। अरे अपराधियों को सम्मानित करके तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और 2 सजा याफ्ता को कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में बना दिया जाता है। चिंतक महोदय के ज्ञान के लिए बता रहा हूँ। अब आप बता रहे हैं कितने देंगे, जरा सुन लीजिए, आंकड़ा सुन लीजिए। 17 के चुनाव में हमारा गठबंधन 24 सीटें जीता था और 22 के चुनाव में हमारा गठबंधन 34 सीटें जीता था। इस बार उससे ज्यादा ही होगा और बहुत ज्यादा होगा। पंचायत की बात कर रही थी, पिछले पंचायत के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी जो अफवाह बता रहे हैं आपकी, इनका वोट बैंक सरक रहा, इनके पास कुछ बचा तो है नहीं, तो अफवाहें चलाएंगे और ऐसे चिंतक उन तक भी बैठाएंगे जो अफवाह को बल दे। उसके बाद में हमने जब चुनाव लड़ा लोकसभा का, तो हमारा वोट परसेंटेज और बढ़ा तो निश्चित रूप से मुस्लिम वोट परसेंटेज बड़ा होगा। कह रहे हैं 3 से 4 हजार को वो समर्थन देंगे मुस्लिम प्रतिनिधित्व करने वालों को पंचायत चुनाव में। आपकी तरफ से नंबर? मैं जो कह रहा हूँ वही बताए, क्योंकि हम टिकट अभी निर्धारित नहीं किया। अगर उन्होंने टिकट निर्धारित किया तो बता देंगे। ये जो आप बता रहे हैं ना, ये फ्लॉप योजना है। और फिर जब आएंगे आप ही के साथ डिबेट करेंगे, टिकट मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। मैं जो बता रहा हूँ, पिछले पंचायत चुनाव में 779 सीट हम जीते थे, 579 सीट
भारतीय जनता पार्टी जीती थी, सरकार इनकी थी, बहुत उपद्रव भी करवाया था, वोट भी अब नहीं क्या डालने दिया था। सवाल यही हो रहा है, तो तब आपकी रणनीति अलग थी, अब आपकी रणनीति आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ भी जा रहे हैं, आप खुलकर नहीं, क्या मुसलमानों का पक्ष नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए सवाल उठ रहा है। मतलब भारतीय जनता का पक्ष लेना सॉफ्ट हिंदू और सॉफ्ट मुसलमान हो जाएगा, इसका इन अर्थों का नहीं, अर्थ मैं अभी उनसे चिंतक सवाल बताएंगे। करूंगी, लेकिन आपसे जो चिंतक से सवाल करना है पूछिएगा, वो पूछ रही चिंतक हूँ। से पूछिएगा कि सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है, सॉफ्ट मुसलमान क्या होता है, सॉफ्ट सपा क्या होती है, ये बताएंगे, इनको ज्ञान है ज्यादा। लौट रही हूँ अमरदीप जी, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है कि अब तक ऐसा नहीं हुआ और अब क्यों हो रहा है। अब तो ये भी रविंद्र जी ने कह दिया खाली खोखा है, नंबर बता रहे हैं, गेम कुछ और होगा। देखिए पारुल जी, जो है जो हम नंबर बताते हैं वही धरातल पर उतर के भी आता है। हम्म। आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा चुनाव के पहले जिस प्रकार से जो है महागठबंधन ने किस प्रकार से संविधान बदल दिया जाएगा का अफवाह फैलाया था, जनता तक बार बार घूमने का प्रयास किए थे, ये लोग एक नैरेटिव सेट करने का कार्य किए थे। लेकिन जनता उसके बाद समझ चुकी है कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी हो गई और कांग्रेस हो गई, ये गठबंधन सिर्फ जो है मुसलमानों को ठगने का कार्य कर रही है। इन लोगों ने समाजवादी पार्टी की ठीक है। 2012 से 17 तक सरकार रही, आप बता दीजिए कि मुसलमानों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए क्या कार्य किया। अगर कुछ कार्य किया तो 790 दंगे किए जिसमें मुस्लिम समाज के लोग मारे गए और हिंदू समाज के लोग भी मारे गए। अराजकता अपने चरम सीमा पर पहुंची, उस जिसके वजह से मुस्लिम समाज के लोगों को भी प्रताड़ित किया गया, हिंदू समाज के लोगों को भी प्रताड़ित होना पड़ा। तो मुस्लिम समाज के लोग इस प्रकार से समझ रहे हैं कि अगर सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतार के भारतीय जनता पार्टी गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए कार्य करती है, उनके बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का कार्य करती है, उनके विकास के लिए कार्य करती है, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके जो मुस्लिम समाज के बच्चे अगर अपराध में संलिप्त होते थे उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता था, उनका भविष्य खराब होता था। आज वो नहीं हो रहा है योगी सरकार में। आज मुस्लिम समाज का बच्चा अपने रोजगार में लिप्त है, रोजगार करता है, शिक्षा करता है, शिक्षा दीक्षा करता है और एक विकास के रास्ते पर चल ठीक है रहा है, सर। शांतिपूर्ण तरीके से देश की बातें कर रहा है। तो आज मुसलमान समाज समझ गया है इस बात को। और दूसरी बात और एक चीज बताएंगे, हमारे भाई रविंद्र जी ने कहा कि योगी जी पर मुकदमा होना चाहिए था, तो किस बात का मुकदमा होना चाहिए? 2007 में जब गोरखपुर के अंदर मियां बाजार में जो एक जायसवाल बच्चे के 17 वर्षीय जायसवाल बच्चे को जो है समाजवादी पार्टी के सहो पर मुस्लिम समाज के लोगों ने काट दिया था कुछ अराजक तत्वों ने, तो उसके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करने योगी आदित्यनाथ जी अकेले पहुंच गए थे न्याय की मांग करने के लिए। तो ये बात तो देखना चाहिए था। तो क्या न्याय की नीरज बात सर के करना, पास जा न्याय रही हूँ। संगत की बात करना, तो क्या जो है उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उनको ठीक है, बहुत शॉर्ट कमेंट, आपराधिक। बहुत शॉर्ट कमेंट। अब नीरज सर को मैं इन कर रही हूँ। नीरज सर, ये पिछले समय से अभी तक ये भी धारणा रही है कि मुस्लिम अब संगठित नहीं है, वो अपने हिसाब से अपनी पार्टी चुन रहा है, फिर चाहे वोटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ अलग अलग दलों में। यहाँ अगर इसे हम बेस माने कि विधानसभा चुनाव से पहले ये जमीनी हकीकत लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जाए, तो आने वाले समय पर क्या मुस्लिम संगठित होकर एक पार्टी की तरफ झुकाव अपना रखेगा, या फिर हम इस बार में बटा हुआ देखेंगे? बटा हुआ देखते हैं तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, कांग्रेस को भी नुकसान होगा, लेकिन योजनाओं की अगर हम बात करें, जैसे क्षेत्र के मुद्दे हुए, ये जनता के पास क्या कुछ जा रहा है, इनको देखते हुए अगर जनता वोट करती है तो फिर फायदा बीजेपी को हो सकता है। लेकिन अगर जो पॉलिटिक्स जो चल रही है, खासतौर पर कास्ट वाली पॉलिटिक्स, इसको लेकर अगर बढ़ती है तो आपको लगता है किसका नुकसान होगा, किसका नहीं होगा? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे नीरज सर? देखिए पारुल जी, पहली चीज तो यह है कि जो पीडीए का असली अर्थ है समाजवादी पार्टी को खुद को नहीं पता है। कभी अगड़ा आ जाता है, कभी अल्पसंख्यक आ जाता है, कभी आबादी आ जाती है। दूसरी बड़ी बात जो रविंदर जी हमारे बड़े भाई हैं, अभी तमाम चीजें उन्होंने बताई, तो हम केवल ये जानना चाह रहे थे कि फूलन देवी कौन थी, मुख्तार अंसारी कौन थे, अतीक अहमद कौन थे, डीपी यादव कौन थे। ये सारे लोग अपराधी थे, डकैत थे, आपकी पार्टी से सांसद रहे, हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, क्योंकि आपका अपराध और अपराधी से पुराना नाता है। यही कारण था कि आपने एक अपराधी जिसके खिलाफ दो आधार कार्ड रखने का मुकदमा लिखा गया, उसको अपने पार्टी कार्यालय में बुला के सम्मानित किया। तीसरी बड़ी बात जो आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से मुसलमान को जो आज तक वोट बैंक लोग समझते थे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, मुसलमान अब समझदार हो गया है। वो कोई आंदोलन नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता, वो अपना मत
बटन दबाकर जवाब देना चाहता है। और मुझे लगता है इस चीज को सरकार समझ रही है और विपक्ष भी समझ रहा है। विपक्ष के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं है, आप पेपर लीक पे कोई आंदोलन नहीं करना चाहते, छात्रों के हितों में कोई काम नहीं करना चाहते। मुलायम सिंह यादव जी राजनीति करते तो तमाम चक्का जाम, सड़कें जाम, तमाम तरह की जेल भरो आंदोलन। आप जेल जाने से डरते हैं क्योंकि आपको जेल में तमाम तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। सत्ता आपको चाहिए मलाई की तरह, दूध कोई खौला दे और उसमें से आप मलाई लेंगे और खा लेंगे। तो मुझे लगता है कि देश की ही नहीं, उत्तर प्रदेश की भी जनता समझदार हो गई है। 25 करोड़ जनता समझदार है कि कौन हितैषी है और कौन विरोधी है। इसका तमाम नतीजा लेटेस्ट अभी आप देख लीजिए। इटावा में मुलायम सिंह यादव जी का गृह जनपद है, अखिलेश यादव जी का गृह जनपद है। मुझे लगता है कि इस मामले में अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं तो आपको दोनों पक्षों को बुलाना चाहिए था। आपके गृह जनपद का मामला था, तब आप चाहे जिसको सम्मानित कर देते, लेकिन आप एक जाति विशेष के व्यक्ति को बुलाए और ब्राह्मण के खिलाफ आप आंदोलन करेंगे, वहां सेना भेजेंगे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भेजेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे काम नहीं करने चाहिए। और समाजवादी पार्टी समय मुझे इतना इजाजत दे रहा था, आप लोगों से परमिशन लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमरदीप जी शुक्रिया, रविंद्र जी आपका भी शुक्रिया, नीरज सर आपका भी शुक्रिया। तो ये जो अभी रणनीति सामने आई है कि पंचायत चुनाव में 3 से 4 हजार जो पंचायतें हैं वहां पर बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को भारी समर्थन देगी और उसके बाद कई सारी जनपदों में भी समर्थन देगी। ये जो एकदम जो चेंज देखा गया है, इसको आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक टेस्ट करने की कोशिश की है कि आखिर जमीन पर मुस्लिमों का कितना समर्थन उन्हें मिल रहा है। ये बगैर जोखिम में डाले हुए प्रभावी टेस्टिंग करने की बात आप इसे मान सकते हैं। लेकिन क्या ये टोकनिज्म वाली पॉलिटिक्स है, क्या ये इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है? ये तमाम चीजें सवाल हैं, क्योंकि इससे पहले बीजेपी पर कई आरोप लगते रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने कई आरोप लगाए हैं। बात अलग है कि समाजवादी पार्टी जब 2022 में 403 में से 21 सीटें देती है मुस्लिम उम्मीदवारों को, तो उनसे भी पूछा जाता है कि बस इतना ही। और फिर अब तो देखिए आप MY से PDA पर शिफ्ट हो गए हैं। अब कोर जो उनका वोट बैंक मुस्लिम था वो भी पिछले चुनाव में आते आते बिखर गया, अलग अलग पार्टियों की तरफ जा गया। ये कहा जा रहा है कि वाकई अगर 40% मुसलमानों को योजनाओं का फायदा मिल रहा है तो फिर ये जो कुछ ऐसे हैं जो बट रहे हैं, AIMIM की तरफ जा रहे हैं। और फिर अब जातिवादी पॉलिटिक्स तो आप देख ही रहे हैं। अब आने वाले समय पर मुस्लिम भी पूछेगा, अपना हक मांगेगा और ये दावा करेगा कि अगर उन्हें मिलता है तो भी वो आके वोटर बनकर पार्टी को चयन करेंगे। वरना क्षेत्र के मुद्दे, तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनको देखते हुए वोटर अपना वोट कास्ट करता है। लेकिन मुस्लिम कोर वोटर जो समाजवादी पार्टी का था, वो ये भी सोच रहा है कि जब आपने अपने बड़े नेताओं के साथ खड़ा होना डायरेक्टली नहीं पाया तो फिर जनता के मुद्दों को या जनता की संवेदनशीलता को कैसे समझेंगे। कई सारी चीजें हैं जो दोनों सामने आ रही है। पर देखना होगा आने वाले समय में ये जो पंचायत चुनाव है किसकी तरफ इशारा करते हैं। दीजिए इजाजत।